अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। वो कौन सी कैलकुलेशंस हैं? वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल्स के अंदर हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ़ एटम्स को, नंबर ऑफ़ आयंस को, नंबर ऑफ़ चार्जेस को, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स को कहाँ से कैलकुलेट करना है। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मैस दे दिया जाता है तो हम उस मैस को यूटिलाइज़ करते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हैं और डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस होती हैं। तो हम जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी molecules of water are there in 10 grams of ice? आइस के 10 ग्राम है हमारे पास। उन 10 ग्राम आइस के अंदर हमने मालूम करना है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमने क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, क्योंकि हमें पता है कि आइस वाटर से बनी होती है और वाटर का केमिस्ट्री के अंदर जो फार्मूला होता है दिस इज़ H2O, मीन्स वाटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स मिल के वाटर बना रहे होते हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि 10 ग्राम आइस के अंदर कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, उन्हें अलग अलग कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट चीज़, तीसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, कि 10 ग्राम आइस के अंदर टोटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने एटम्स मौजूद हैं। और चौथी चीज़, नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कि हमारा जो गिवन सैंपल है 10 ग्राम आइस का, उसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। बेटा आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि मैं मॉलिक्यूल्स नज़र नहीं आते, बॉन्ड्स नज़र नहीं आते। हम ये सारी एस्टिमेटेड चीज़ें यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। 10 ग्राम आइस तो नज़र आती है ना हमें। 10 ग्राम आइस अगर हमें दे दी जाए तो वो हमें नज़र आती है। तो हम फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके इस 10 ग्राम आइस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले पोर्शन की तरफ इस क्वेश्चन के। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज मैं नीचे दे रही हूँ एंड नोट के अंदर। कुछ फार्मूलाज़ हैं, इन फार्मूलाज़ को हम आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। ये वही फार्मूलाज़ हैं जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ा के आई हूँ। हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे एंड नोट पे एक छोटा सा आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऊपर रेड कलर का लिखा हुआ है कि आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं ना, जो 10 ग्राम आइस के अंदर मौजूद हैं। तो वाटर एक कंपाउंड है हमारे पास। इस कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वाटर के, उसके लिए हमें यहीं पे रेड कलर का एक फार्मूला दिया हुआ है। गिवन मैस ऑफ कंपाउंड जो कि हमारे पास 10 ग्राम्स है, उसे हमने डिवाइड करना है मोलर मैस ऑफ कंपाउंड से और मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से। दिस इज़ Na। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं मोलर मैस का कॉन्सेप्ट पढ़ा के आई हूँ कि मोलर मैस क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा के आई हूँ, लेकिन दोबारा बता देती हूँ थोड़ा सा। गिवन मैस तो है आपके पास 10 ग्राम्स। मोलर मैस कंपाउंड का कितना होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के मैस को, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल के मैस को AMU की बजाय ग्राम्स के अंदर लिखा जाए तो उस मैस को मोलर मैस कहते हैं। क्योंकि वाटर का मैस, जैसे वाटर के एक मॉलिक्यूल का मैस हमारे पास 18 AMU होता है,
एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। लेकिन अगर हम 18 ग्राम ऑफ वाटर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 18 ग्राम के अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, उसके अंदर 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। वो 1 मोल वाटर का मैस है, इसीलिए 18 ग्राम मैस को मोलर मैस ऑफ वाटर कहते हैं। और भी चीज़ों का मोलर मैस 18 ग्राम हो सकता है, कुछ कंपाउंड्स हमारे पास और भी होते हैं। ये नहीं होता कि अगर एक चीज़ का मोलर मैस ये है तो ये सिर्फ इसी चीज़ का है। एटॉमिक नंबर जो है वो हर एटम का इंडिविजुअल होता है, लेकिन जो मोलर मैस जो होता है हमारे पास, मोलर मैस क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो कंपाउंड्स में सिमिलर भी हो सकता है। आगे जाके मैं आपको एग्जांपल भी इसकी दिखाऊंगी, लेकिन अभी आपने सोचते रहना है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, आप ये सोचिए कि जिनका मोलर मैस एक जितना है, तो वो मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। उसके साथ एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, ये बात समझ आई ना कि किसी भी मॉलिक्यूल के मैस को अगर हम ग्राम्स के अंदर लिखें तो वो वही मैस 1 मोल का मैस बन जाता है। अगर वो AMU के अंदर लिखा हो तो वो 1 मॉलिक्यूल का मैस होता है। जैसे 18 AMU इज़ द मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट 18 ग्राम मैस इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, इसीलिए इसे लिखते हैं 18 ग्राम पर मोल, मीन्स दिस इज़ द मोलर मैस ऑफ वाटर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रो नंबर एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसी तादाद है, एक ऐसा नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23 जो कि बताता है कि 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। मीन्स द 1 मोल ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस शुड कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम जाते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो जनाब, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम आइस। सबसे पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। इसका सोल्यूशन लेने के लिए हमें जो डाटा चाहिए, दिस इज़ द गिवन मैस ऑफ आइस। और आइस एक्चुअली क्या है? फ्रोज़न वाटर है। तो हम कहते हैं कि ये वाटर का जस्ट उसकी फिज़िकल स्टेट चेंज है, वाटर का गिवन मैस है, दिस इज़ 10 ग्राम। मोलर मैस वाटर का कितना होता है? एक्सक्यूज़ मी, वाटर का मोलर मैस होता है जनाब 18 ग्राम्स पर मोल। तो हमारे पास गिवन मैस आइस के कितने? 10 ग्राम्स। मोलर मैस वाटर का कितना है? 18 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने गिवन डाटा क्यों कहा? क्योंकि मोलर मैस तो हमारे पास वाटर का नाउन है, क्योंकि वाटर का एटॉमिक मैस है 18 AMU, लेकिन अगर हम उसे ग्राम्स में लिखते हैं वो बन जाएगा 18 ग्राम। और 18 ग्राम का मतलब है कि ये 1 मोल वाटर का मैस है, इसीलिए 18 ग्राम पर मोल को मोलर मैस ऑफ वाटर कहते हैं। मैंने इस चीज़ को इतना एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि शायद कुछ बच्चों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल का लेक्चर ना अटेंड किया हो, तो उन्हें कन्फ्यूजन ना हो। तो जनाब चलते हैं, फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फार्मूला अभी मैं पिछले पेज पे आपको पढ़ा के आई हूँ। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन फार्मूला है, दिस इज़ इक्वल टू गिवन मैस ऑफ वाटर इन ग्राम्स। वाटर का जो मैस ग्राम्स के अंदर हमें दिया गया है, दिस इज़ 10 ग्राम्स। वो न्यूमरेटर के अंदर पुट करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे मोलर मैस ऑफ वाटर से, वाटर के मोलर मैस के साथ, जो कि दिया होता है ग्राम पर मोल के अंदर, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन करते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो उसके बाद जो डिवीजन का आंसर आएगा, उस आंसर को हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। पता चल जाएगा हमें कि 10 ग्राम आइस के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे 2 की पॉइंट्स बताऊंगी। एक तो ये कि वाटर के 18 ग्राम के अंदर हमें पता है, क्योंकि ये 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल होते हैं, और 1 मोल के अंदर हमेशा आप पहले ही जानते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं।
लेकिन क्योंकि हमारा गिवन मैस अब 18 ग्राम नहीं है बल्कि 10 ग्राम्स है, तो हमने 10 ग्राम्स के अंदर कैलकुलेट करना है कि कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद हैं। अब दूसरा की पॉइंट वो ये कि फार्मूला के अंदर मैंने लिखा हुआ है गिवन मैस ऑफ वाटर इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर इन ग्राम पर मोल। आप ये सोचेंगे कि ग्राम्स में ही है तो हम क्यों स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि गिवन मैस ग्राम्स में होना चाहिए। तो हमें स्पेशली मेंशन करना है क्योंकि मेरा ख्याल है अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जो गिवन मैस बताया जाता है वो किलोग्राम में भी होता है, तो हमें किलोग्राम वाले मैस को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर हमारा ये फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है। तो समझ आई इस फार्मूला की और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। गिवन मैस वाटर का ग्राम्स में लेते हैं, उसे डिवाइड करते हैं वाटर के मोलर मैस से जो कि ग्राम पर मोल में होता है और मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। तो हम जनाब जाते हैं फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वाटर के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 8। 10 इज़ अ गिवन मैस ऑफ वाटर इन ग्राम्स, 10 डिवाइडेड बाय 18। 18 इज़ अ मोलर मैस ऑफ वाटर, क्योंकि हमें पता है मोलर मैस तो होता ही 1 मोल का है। मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ जो कि एवोगैड्रोस नंबर है और ये कांस्टेंट है, हमेशा यही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्योंकि हमें पता है हमने डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने डिवाइड कर दिया 10 को 18 से, हमारे पास आंसर आ गया 0.55। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 0.55 को एवोगैड्रोस नंबर के साथ। दिस इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दिस इज़ 3.31 इंटू 10⁻23। अब हमें पता चल गया दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा हुआ था कि 10 ग्राम आइस के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। पहले हमने फाइंड आउट किया कि 10 ग्राम के अंदर कितने वाटर के मोल्स मौजूद हैं। ये हमारे पास एक्चुअली फार्मूला होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस तक। अगर हम फार्मूला को महदूद रखते, रिस्ट्रिक्ट कर देते, गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देते, तो मतलब हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो गिवन मैस था 10 ग्राम, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं 0.55। उन्हें हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि 10 ग्राम आइस के अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज़ 3.31 इंटू 10⁻23। ए पार्ट आपके क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। इसे इस तरह से मेंशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बेटा हर दफ़ा पेपर पैटर्न में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, तो कभी कभार फर्स्ट चैप्टर में से आप इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं, याद करते हैं, मैथ, स्पेक्ट्रोमेट्री, एम्पिरिकल फार्मूला, कंबस्शन एनालिसिस, स्टिचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, सारे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से क्रैम भी करते हैं, याद करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन पेपर में 4 नंबर का सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल्स को इस तरह से सॉल्व करना है कि हम इससे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो जनाब अगला पार्ट है द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हमारे पास वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो वाटर का, तो फार्मूला होता है H2O। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं 2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, हमारे पास तो 10 ग्राम वाटर है। तो 10 ग्राम वाटर के अंदर
मॉलिक्यूल्स भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज़ 3.31 इंटू 10⁻23। तो हम इसे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? हम ये देखेंगे कि 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर जब 2 एटम्स मौजूद हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 इंटू 10⁻23 एटम्स। दिस बिकम्स इक्वल टू 6.68 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ वाटर 10 ग्राम। तो आपको समझ आ गई। मैंने कलर भी दोनों का चेंज रखा है। पहला आंसर आपका ये था पार्ट 1 का कि 10 ग्राम आइस के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उसका आंसर ये हमारे पास आया 3.31 वाला। उसके बाद हमने ये कैलकुलेट किया कि इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर मींस 10 ग्राम आइस के अंदर क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे। तो आंसर आया 6.68 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज़ द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। हमने हाइड्रोजन के एटम्स को अलग से कैलकुलेट कर लिया कि गिवन मैस के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। कलर फिर चेंज हो गया, मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सी पार्ट के अंदर हमने ऑक्सीजन एटम्स की तादाद फाइंड आउट करनी है जो कि 10 ग्राम आइस के अंदर मौजूद है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि 10 ग्राम आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। लेकिन उससे भी पहले वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? दिस इज़ 1, क्योंकि फार्मूला है H2O। वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो वाटर के 10 ग्राम के अंदर क्योंकि 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? वो भी इतने ही होंगे 3.31 इंटू 10⁻23। हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम जानते हैं कि वाटर कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स 10 ग्राम आइस के अंदर मौजूद हैं उतने ही उसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होंगे। हमारे जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे वाटर के अंदर वो थे 3.31 इंटू 10⁻23 इन 10 ग्राम वाटर। तो इतने ही हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स हैं 10 ग्राम वाटर के अंदर 3.31 इंटू 10⁻23। जनाब फिर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब है हम कुछ और कैलकुलेट करने जा रहे हैं। द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर आप 9th क्लास में भी वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वाटर के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है और उसके दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहा होता है। वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वाटर के 10 ग्राम के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे। तो जनाब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं क्योंकि वाटर के 10 ग्राम के अंदर 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जब 2 बॉन्ड्स हैं तो 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 इंटू 10⁻23। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.68 इंटू 10⁻23। बेटा मैं इन चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, आपको याद रहे कि आप 10 ग्राम वाटर के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आपका गिवन मैस 10 ग्राम्स था, तो उन 10 ग्राम्स के लिए आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए वाटर के, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स फाउंड इन वाटर फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स फाइंड आउट किए। लेकिन एक और बात बताऊं, याद रखें आपका जो पहला और तीसरा आंसर था वो सेम था,
जनाब हमारा पहला आंसर क्या आया था? 3.31 इंटू 10⁻23। अब देखिएगा हमारा तीसरा आंसर क्या है, 3.31 इंटू 10⁻23, क्योंकि जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले पार्ट में हमने कैलकुलेट किए थे उतने ही ऑक्सीजन एटम्स होने थे, क्योंकि पर मॉलिक्यूल जब एक ऑक्सीजन एटम होता है। इसी तरह से अगर वाटर के पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वाटर के अंदर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो आपका जो हाइड्रोजन एटम्स के लिए आंसर आ रहा है 6.68 इंटू 10⁻23, मीन्स आपका जो बी पार्ट का आंसर है वही आंसर आपका डी पार्ट का आंसर है, 6.68 इंटू 10⁻23, क्योंकि वाटर के अंदर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं पर मॉलिक्यूल, और वाटर के अंदर पर मॉलिक्यूल 2 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो आपके ये आंसर सेम आने चाहिए। मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया है कि कहीं आप कैलकुलेशंस करते हुए कहीं पे गलती ना कर दें, कहीं मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करते हुए गलत ना कर दें, और आपको पता होना चाहिए कि आपके ये आंसर आने चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना आंसर याद किए हुए, लेकिन मैंने याद नहीं किए हुए, मैंने एनालाइज किया है इन आंसर्स को कि कौन सी चीज़ें सिमिलर है, कौन सी डिफरेंट है। तो आपके कौन सी चीज़ों का आंसर सेम आना चाहिए, किन का डिफरेंट आना चाहिए, ताकि आप पेपर में कोई गलती ना करें, कोई गलती का चांस ही ना रहे। उसके साथ साथ मुझे, बल्कि मैं अगला पार्ट कैलकुलेट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। अब हमने कैलकुलेट करने थे 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ई पार्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा ये भी क्वेश्चन था कि हमने टोटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के एटम्स हैं 3.31 इंटू 10⁻23, वो हम ऑक्सीजन की जगह पे लिख लेते हैं, प्लस करते हैं हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 6.68 इंटू 10⁻23, जो हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं उसे यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, तो आंसर क्या आता है जनाब 9.99 इंटू 10⁻23 टोटल एटम्स हैं। कौन से टोटल एटम्स हैं? जो कि 10 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मौजूद है, 1 मोल के अंदर नहीं, क्योंकि 1 मोल के अंदर तो 18 ग्राम होने थे और उनके लिए सारी कैलकुलेशंस चेंज हो जानी थी। तो अब हम ये ना करें कि 18 ग्राम के लिए भी ये कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा वेरी भी किया जा सकता है। अगर हमारे पास गिवन मैस 18 ग्राम्स होता तो फिर हम क्या करते, हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाता, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स जो आए थे 0.55 की बजाय 1 आ जाते, तो 1 सिर्फ मल्टीप्लाई होता तो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मौजूद होने थे 6.602 इंटू 10⁻23। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि उस केस में यहाँ पे 1 होता है अगर हमारे पास गिवन मैस 18 ग्राम होता, क्योंकि 18 ग्राम खुद मोलर मैस है। तो जब 18 से डिवाइड होना था तो 1 आ जाना था। फिर हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स कितने आने थे 6.02 इंटू 10⁻23 को 2 से मल्टीप्लाई करना था। इसी तरह से हमारी अगली कैलकुलेशंस भी चेंज हो जानी थी। होप सो आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे, मुझे दोबारा से इसे कराने की ज़रूरत नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है, आपको पेपर के अंदर 5 ग्राम आइस भी दी जा सकती है, 15 ग्राम भी दी जा सकती है। तो आपने कैलकुलेशंस जब आपको आती होंगी तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैथ्स चेंज होगा तो सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई तो आपने एवोगैड्रोस नंबर को ही हमेशा करना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद आंसर आ जाएगा। तो जनाब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं जनाब। 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड has been dissolved in excess of water to dissociate it completely into ions। हमने क्या किया है, हमने 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड लिया है, उसे डिज़ोल्व किया है एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर। वाटर की अमाउंट नहीं बताई हुई, जस्ट फास्फोरिक एसिड की अमाउंट वाटर एक्सेस में है। फास्फोरिक एसिड को जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो फास्फोरिक एसिड अब टूट के डिसोसिएट होके अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए। हम देखेंगे फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, ये किस तरह अपने आयंस में कन्वर्ट होता है, उन आयंस के नाम क्या हैं, लेकिन आगे चलेंगे तो देखेंगे। पहले तो हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए डिमांड दी हुई है
कि आपने इन 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड से क्या क्या कैलकुलेट करना है। आपको सिर्फ ये बताया गया है कि फॉस्फोरिक एसिड के 10 ग्राम्स हैं, तो आपने बताना है कि 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एक नंबर इस पार्ट का। सेकंड पार्ट है आपके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर, कि अगर आपका 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड सारे का सारा डिसोसिएट हो गया है पानी के अंदर जाके, तो डिसोसिएशन के नतीजे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं उनकी तादाद कितनी है। सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस, क्योंकि वैसे तो हमें 1 मोल आयन का मैस पता होता है। 1 मोल आयन हमें किसी भी चीज़ का दिया जाए, क्योंकि मैंने आपको आयोनिक मैस भी पढ़ाया है, आई थिंक सो, जहाँ पे मैंने रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैस पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आयोनिक मैस भी पढ़ाया था। तो आयोनिक मैस तो हमें पता होता है कि इस आयन का मैस इतना होता है, लेकिन हमें जो मैस पता होता है वो 1 मोल का मैस होता है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हम मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि आयंस कितने हैं। पहले हम आयंस को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उन इंडिविजुअल आयंस का, मीन्स पॉजिटिव आयंस का अलग और नेगेटिव आयंस का अलग मैस कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर हम बताएंगे कि आयंस तो मौजूद है, लेकिन आयन के ऊपर एक चीज़ मौजूद होती है, वो होता है चार्ज, जो कि उसे आयन बनाता है। अगर चार्ज मौजूद ना हो तो एटम होता है, अगर एटम के ऊपर चार्ज मौजूद हो तो आयन होता है। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में बताना है, जो कि सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स होगी, कि चार्जेस कितने मौजूद हैं। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास गिवन मैस है फॉस्फोरिक एसिड का 10 ग्राम्स। मोलर मैस कितना है फॉस्फोरिक एसिड का जनाब? फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। H3 का मैस है 3 ग्राम्स। मोलर मैस फॉस्फोरस का मैस है 31 ग्राम्स, और 4 ऑक्सीजन्स का मैस है 64 ग्राम्स। आप इन सब को प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 98 ग्राम पर मोल। मीन्स फॉस्फोरिक एसिड के 1 मोल के अंदर 98 ग्राम्स मौजूद होता है मैस। दिस इज़ द मोलर मैस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब थोड़ा सा रिकॉल करें, पीछे मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, आई थिंक मोल वाले टॉपिक के अंदर, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस यूटिलाइज होना था और वो भी था 98 ग्राम्स। तो चलते हैं हम आगे कैलकुलेशंस की तरफ। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मोलर मैस इक्वल होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का और फॉस्फोरिक एसिड का डिफरेंस पता है कहाँ पे आता है? सल्फ्यूरिक एसिड में भी 4 ही ऑक्सीजन होते हैं, तो 64 मैस होता है, क्योंकि हो सकता है पेपर में वो आपको चेंज करके दे दे, वो यहाँ पे आपको फॉस्फोरिक एसिड के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड दे दे। होता तो नहीं है, बुक वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि एक्सरसाइज में सल्फ्यूरिक एसिड वाला क्वेश्चन हो। ये तो चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है जो आपकी चैप्टर के अंदर दी हुई है। तो वहाँ पे H2SO4 में 64 तो वो ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 4 हैं। H2 जो है, क्योंकि यहाँ पे H3 होते हैं, वो यहाँ से एक नंबर कम हो जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे फॉस्फोरस की बजाय सल्फ़र है, तो सल्फ़र का मैस होता है मोलर मैस 32। तो आपके पास जो पॉइंट इधर से कम होगा वो इधर बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली सम इक्वल आ जाएगा। अब समझ आई कि सल्फ्यूरिक एसिड का और फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मैस इक्वल कैसे होता है। डिफरेंस आता है हाइड्रोजन की तादाद में। सल्फ्यूरिक एसिड में एक हाइड्रोजन कम है, फॉस्फोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र मौजूद है, फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस मौजूद है, और फॉस्फोरस का मैस 1 पॉइंट कम है सल्फ़र से। तो इस तरह से ये जब सॉल्व होता है तो हमारे पास 98 ग्राम्स पर मोल आ जाता है। तो अब हम जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ, फार्मूला पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करने हैं फॉस्फोरिक एसिड के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, वो किसके इक्वल होते हैं। गिवन मैस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन ग्राम्स, वो हमारे पास बायलक दिया हुआ ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन ग्राम्स पर मोल, जो कि हमने खुद कैलकुलेट किया कि फॉस्फोरिक एसिड का मैस कितना होता है। हमने हाइड्रोजन का मोलर मैस प्लस फॉस्फोरस का मोलर मैस प्लस 4 ऑक्सीजन का मोलर मैस सबको प्लस किया है, तो हमारे पास मोलर मैस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आ गया है
अब हम उसे यहाँ पे बटे के नीचे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से. दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. 6.02 इंटू 10⁻23. कैलकुलेशंस वैल्यूज़ पुट करें. नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड किसके इक्वल होंगे? 10 ग्राम को जब हम डिवाइड करेंगे 98 ग्राम पर मोल से, जो कि मोलर मास है, 10 ग्राम गिवन मास है फॉस्फोरिक एसिड का, मल्टीप्लाई करेंगे. डिवीजन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो डिवीजन करने से क्या होगा? 10 को जब आप 98 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास किया आपने, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास 10 मोल्स आंसर आ जाएगा. इसका मतलब है कि इस स्टेप के अंदर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट किए जो कि गिवन मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के अंदर मौजूद थे. पीछे मैंने मोल्स कैलकुलेट करने सिखाए हैं, मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो मोल्स कैलकुलेट करने सिखाए थे. मोल्स का एक और नाम भी पढ़ाया था, नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स. तो यहाँ पे मोल्स आ गए. अब मोल्स को आपने बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आधा काम तो पीछे कराया हुआ है कि मोल्स कैलकुलेट कराने सिखाए थे, उसके बाद उन्हीं मोल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आ जाए. इसलिए बता रही हूँ, बोर नहीं होना, परेशान नहीं होना कि लेक्चर लंबा हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि बेसिक चीज़ें पहले आपने की हुई हैं. यहाँ पे तो आप जस्ट एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोल्स को, जो कि मोल्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं और आप हर दफ़ा करते हैं, पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी किए. अब आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कैसे आएंगे? पहले तो आपने मोल्स कैलकुलेट किए. 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 0.102 मोल्स होते हैं फॉस्फोरिक एसिड. मल्टीप्लाई करें आप एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23, तो आपके पास आंसर आता है 0.614 इंटू 10⁻23. दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विच आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. हम इस वैल्यू को थोड़ा इजीली, मतलब क्योंकि यहाँ पे 0.6 है, हम इसे अगर 6.14 मीन्स यहाँ से पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं, एक पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट कराते हैं, तो हमें पता है कि पावर एक पॉइंट कम हो जाएगी. ये चीज़ भी मैंने पहले पढ़ाई हुई है. 6.14 अगर हम इसे कन्वर्ट करें 0.6 को अगर हम 6.1 वाले में कन्वर्ट करें वैल्यू में, तो हम क्योंकि राइट साइड पे पॉइंट को एक पॉइंट राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास पावर एक पॉइंट कम हो जाएगी. 6.14 इंटू 10⁻22 हो जाएगा. तो हमारे पास 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे वो तो हो गए. कैलकुलेट आंसर आया 6.14 इंटू 10⁻22. याद क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि ये आगे जाके यूज़ होंगे. अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉस्फोरिक एसिड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो किस तरह से अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स व्हाट इज़ द डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड? H3PO4 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. अगर हम इसे डिसोसिएट कराते हैं तो H3PO4 के डिसोसिएशन के नतीजे में 3 हाइड्रोजन आयंस सेपरेट हो जाते हैं और एक फॉस्फेट आयन सेपरेट हो जाता है. आपके पास डिसोसिएशन होती है इस तरह से. अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. आप देख सकते हैं रिएक्टेंट के अंदर क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट के अंदर भी 3 हाइड्रोजन आयंस. अब आप कहेंगे रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो कौन से रिएक्टेंट और कौन से प्रोडक्ट्स? तो हम कहते हैं लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन पे जितने हाइड्रोजन हैं राइट साइड ऑफ इक्वेशन पे उतने ही प्रोटॉन बन रहे हैं, प्लस फॉस्फेट आयंस. 3 हाइड्रोजन आयंस हैं, उसके साथ एक फॉस्फेट आयन है. PO4 अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब हमने करना क्या है? हमने कंपैरिजन करना है. किसका कंपैरिजन करना है? हमने एक्चुअली करना क्या था स्टेप 2 के अंदर? याद करें ज़रा, क्या कैलकुलेट करना था? नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस
इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर, सेकंड पॉइंट देखें जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है कि अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो कि वाटर के अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन के नतीजे में बनते हैं। किसकी कंप्लीट डिसोसिएशन? सल्फ्यूरिक फॉस्फोरिक एसिड की कंप्लीट डिसोसिएशन। मुझे सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड दोनों भाई भाई लगते हैं क्योंकि दोनों का मोलर मास इक्वल होता है ना, तो आप याद रख सकते हैं ये भाई भाई हैं। फॉस्फोरिक एसिड की डिसोसिएशन के नतीजे में बने हाइड्रोजन आयंस और फॉस्फेट आयन। अब हमने क्योंकि कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन के नतीजे में बनने वाले पॉजिटिव आयंस की तादाद को और नेगेटिव आयंस की तादाद को, तो हम पहले देखते हैं कि डिसोसिएशन के नतीजे में पॉजिटिव आयंस कितने बने हैं। जैसे फॉस्फोरिक एसिड की डिसोसिएशन के नतीजे में पॉजिटिव आयन जो बना उसका नाम है हाइड्रोजन H पॉजिटिव, प्रोटॉन है वो। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर फॉस्फोरिक एसिड का 1 मोल मौजूद है। लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन पे फॉस्फोरिक एसिड का 1 मोल है, लेकिन राइट साइड ऑफ इक्वेशन पे प्रोटॉन के 3 मोल्स बन रहे हैं। ये तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है, बनने भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे H3 था, तो अगर ये प्रोटॉन की फॉर्म में है तो 3 मोल हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। मीन्स 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 3 मोल हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, लेकिन हमने तो कैलकुलेट करने हैं आयंस, मोल्स नहीं, आयंस नंबर्स। तो हम ये देखते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड के 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे? 6.14 इंटू 10⁻22 जो कि हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट किए हैं। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन के अंदर तो 1 मोल शो हो रहा है, लेकिन हमें जो अमाउंट दी गई है फॉस्फोरिक एसिड की वो तो है सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम। तो 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड क्या 1 मोल होता है? बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गई बात, क्योंकि 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड होता है 98 ग्राम पर मोल। तो 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड, अब आपने रिएक्शन तो लिख लिया है क्योंकि आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, वो उसके अंदर आपने मोल रेशो देखनी होती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल रेशो क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस लेफ़्ट साइड वाली एक केमिकल को उठाया, राइट साइड वाले एक केमिकल से कंपेयर किया, उनकी मोल रेशो देखी 1:3। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली तो हमारे पास सिर्फ 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड है जो कि 1 मोल नहीं है। तो 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कितने मोल्स थे वो हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं, 0.102 मोल्स हैं। लेकिन वो 0.102 यहाँ पे कैसे यूज़ होंगे? यहाँ पे हम सीधा सीधा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को पुट करते हैं कि 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज़ इक्वल टू 6.14 इंटू 10⁻22 molecules of phosphoric acid are present in 10 ग्राम of phosphoric acid। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं क्योंकि इसके 1 मोल के साथ इसके 3 मोल्स बन रहे हैं, तो इसके इतने मॉलिक्यूल्स के साथ मीन्स फॉस्फोरिक एसिड के 6.14 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स से प्रोटॉन कितने बनेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.14 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स बनेंगे। हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारा आंसर फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स तो नाउन है 6.14 इंटू 10⁻22, तो हमारे पास प्रोटॉन कितने बनेंगे इतने मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन के नतीजे में? दिस इज़ इक्वल टू 1.842 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन जनरेट होंगे 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड से। याद रखें क्योंकि आपका क्वेश्चन था 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड, नॉट 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड। तो आप 10 ग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 10 ग्राम में कितने मोल्स हैं, फिर उन मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स से कितने आयंस बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इसे मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो 3 आयंस बनते हैं। मोल का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया था क्योंकि एक्चुअली ये मोल्स की तादाद को डेजिग्नेट करता है। जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना वो मोल्स को डेजिग्नेट करती है। उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, मीन्स हमारे पास पॉजिटिव आयंस की तादाद कैलकुलेट हो गई। दिस इज इक्वल टू 1.842 इंटू 10⁻23। तो हैंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 1.842 इंटू 10⁻23। उसके बाद आप क्या करेंगे? पहला टारगेट था आपने पॉजिटिव आयंस की तादाद को कैलकुलेट करना था। अब आपने कैलकुलेट करने हैं नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव आयंस कहाँ से बन रहे हैं? H3PO4 से ही बन रहे हैं। तो
H3PO4 इज़ अ रिएक्टेंट फॉर द जनरेशन ऑफ फॉस्फेट आयंस। तो एक साइड पे उसी तरह से हम लेफ़्ट साइड पे फॉस्फोरिक एसिड को लिखेंगे, राइट साइड पे फॉस्फेट आयंस लिखेंगे। तो अब हम मोल रेशियो देखें तो फॉस्फोरिक एसिड के 1 मोल से फॉस्फेट आयंस का 1 मोल बनता है। मीन्स हम इससे दूसरे लफ्ज़ों में अगर मोल का कॉन्सेप्ट ना देखें, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखें तो मीन्स फॉस्फोरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल से फॉस्फेट आयन 1 बनता है। तो फॉस्फोरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर? 6.14 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ से क्योंकि 1:1 है मोल रेशो, मॉलिक्यूलर रेशो जो रेशो है इनकी 1:1 है, तो 6.14 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड से उतने ही फॉस्फेट आयंस बनेंगे 6.14 इंटू 10⁻22 फॉस्फेट आयंस। हैंस द नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन विल बी 6.14 इंटू 10⁻22। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अपने क्वेश्चन का बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की तादाद फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं कि फॉस्फेट आयंस की तादाद है 6.14 इंटू 10⁻22, लेकिन हाइड्रोजन आयंस की तादाद है 1.842 इंटू 10⁻23। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 गुना का, क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 6.14 इंटू 10⁻22 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया था। तो द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस की तादाद जो है वो नेगेटिव आयंस से, चार्जेस की बात नहीं कर रहे, आयंस को कंपेयर कर रहे हैं। चार्जेस डिफरेंट चीज़ है। चार्ज तो ये चीज़ है जो इस आयन के ऊपर मौजूद है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहाँ पे तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉस्फेट के आयंस की तादाद हाइड्रोजन के आयंस की तादाद से 3 गुना कम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के आयंस की तादाद फॉस्फेट के आयन से 3 गुना ज़्यादा है। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे जाके यूज़ होगा जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद फाइंड आउट करनी है, तो वो तो इक्वल होनी चाहिए। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि वो इक्वल है? बड़े आसान सी चीज़ है, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मास ऑफ आयंस यूज़ द फार्मूला। अब हमें ये पता है कि 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन के इतने आयंस, ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन के आयंस की तादाद, ये हमारे पास है फॉस्फेट के आयंस की तादाद। तो अब हमने ये बताना है कि इन आयंस का मैस कितना होगा, क्योंकि हमें तो जस्ट मोलर मैस या आयोनिक मैस का पता होता है। जैसे हम आयन का मैस हम आयोनिक मैस की टर्म में देखते हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन आयंस का मैस, क्योंकि ये 1 मोल आयंस तो है नहीं। तो हम कैसे इन आयंस का मैस फाइंड आउट करेंगे? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैस ऑफ आयंस यूज द फार्मूलाज। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन is equal to total mass of hydrogen H positive divided by ionic mass of H positive multiplied by Avogadro's number, that is 6.02 into 10⁻23। इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस तो पहले ही हैं। हमें जो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे दिए गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, वो तो हम कैलकुलेट करके आए हैं पिछले स्टेप में। हमने यहाँ पे वो तो कैलकुलेट नहीं करने। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हमने फाइंड आउट किए थे, जो कि फॉस्फेट आयन से 3 गुना ज़्यादा थे। इसका मतलब है टोटल मैस हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन आयंस का, क्योंकि आयोनिक मैस तो वैसे ही नाउन होता है। एवोगैड्रोस नंबर एक कांस्टेंट है, आयोनिक मैस भी कांस्टेंट होता है, ज़ाहिर मोलर मैस होता है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयंस जो पिछले स्टेप में कैलकुलेट किए थे यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। 1.842 इंटू 10⁻23 आयंस। ये किसके इक्वल है? टोटल मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय आयोनिक मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिस इज़ 1.008 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, दिस इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगले स्टेप में आप टोटल मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं इक्वेशन की, बाकी सारी चीज़ें राइट साइड पे होती हैं। तो क्या होगा हमारे पास? ये अगर टोटल मैस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इधर ही मौजूद है, हम 1.008 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, तो हमारे पास 1.008 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोज नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उस साइड पे जाके इक्वेशन के डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास कैलकुलेशन के नतीजे में आंसर आएगा 0.308 ग्राम्स। दिस इज़ द टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किन हाइड्रोजन आयंस का मास? जो कि 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर मौजूद है, उन हाइड्रोजन आयंस का मास, क्योंकि वो आयंस की तादाद हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट की। इस स्टेप के अंदर हमने उन आयंस की तादाद से टोटल हाइड्रोजन आयंस का मास कैलकुलेट किया। अगले स्टेप में हमने फॉर्मूला वही लगाना है, फॉस्फेट आयंस का टोटल मास फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ फॉस्फेट आयंस डिवाइडेड बाय आयनिक मास ऑफ फॉस्फेट आयंस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। वैल्यूज़ उसी तरह से पुट करेंगे, क्योंकि टोटल मास ऑफ फॉस्फेट आयन हमने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस पिछले स्टेप में कैलकुलेट किए थे 6.14 इंटू 10⁻22, जो कि हाइड्रोजन के आयंस की तादाद से 3 गुना कम थे। 6.14 इंटू 10⁻22 आंसर था। टोटल मास ऑफ फॉस्फेट कितना होगा? आयोनिक मास फॉस्फेट का पुट करें, 95 होता है, 64 4 ऑक्सीजन्स का मास, मोलर मास, फॉस्फेट का 31, तो फॉस्फोरस का 31 प्लस करते हैं 95 ग्राम पर मोल आ जाता है। इसे पुट करते हैं एज द आयोनिक मास, मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23। अगले स्टेप में क्या करेंगे? टोटल मास ऑफ फॉस्फेट को उधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। 95 राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 9.689 ग्राम्स। मीन्स आपके पास फॉस्फेट आयंस का कितना मास मौजूद है? 9.689 ग्राम्स। कहाँ पे? 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस का कितना मास है? 0.308 ग्राम, और फॉस्फेट आयन का कितना मास है? 9.689 ग्राम। अब आप इन्हें दोनों को प्लस करें तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा? 10 ग्राम मास, जो कि टोटल फास्फोरिक एसिड का मास था, गिवन मास था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है। आयंस जो है वो हम कंप्लीट डिसोसिएशन के नतीजे में कहते हैं कि 3 हाइड्रोजन आयंस बने, तो उन 3 हाइड्रोजन आयंस का 10 ग्राम के अंदर कितना मास है। इसी तरह से फॉस्फेट आयन का उन 10 ग्राम के अंदर कितना मास है? 9.689 ग्राम्स। तो जनाब ये तो आपको समझ आ गई कि दोनों मास जो है ये दोबारा प्लस करके हमारे पास हो जाएंगे पूरे 10 ग्राम, क्योंकि टोटल 10 ग्राम ही फॉस्फोरिक एसिड लिया था। तो उसके अंदर अब 95 ग्राम तो फॉस्फेट हो नहीं सकता, तो उसके अंदर कितना फॉस्फेट है? 9.689 ग्राम। और उसके अंदर 3 ग्राम हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता 10 ग्राम के अंदर, तो वहाँ पे होगा आंसर 0.308 ग्राम। तो यहाँ पे आपको समझ आई कि किस तरह से आपने गिवन मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयंस का मास कैलकुलेट करना है, फॉस्फेट आयंस का मास कैलकुलेट करना है। बेटा ये चीज़ें इंडिविजुअली इसलिए बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 कैलकुलेशंस हैं तो आपको सारी कैलकुलेशंस पेपर में न्यूमेरिकल में दी जाएं। ये भी हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन हाफ दिया होता है पेपर में, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी। हो सकता है आपसे सिर्फ वो ये आयंस पूछ लें, लेकिन इन आयंस को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको इन आयंस की तादाद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन आयंस की तादाद जो कि हमने पिछले स्टेप में की, और इन आयंस की तादाद कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आप डायरेक्ट तो वो स्टेप कर ही नहीं सकते। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का तीसरा स्टेप पेपर में पूछा जाता है ना कि कैलकुलेट द मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयंस प्रेजेंट इन द 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो आपने क्या करना है? पहले 10 ग्राम्स के अंदर फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उन 10 ग्राम के मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद हाइड्रोजन और फॉस्फेट आयंस के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, आयंस फाइंड आउट करने हैं, फिर उन आयंस से उनका मास फाइंड आउट करना है। हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक पूछा जाए, लेकिन हो सकता है कि डी पार्ट में क्वेश्चन का पूछ लिया जाए कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कितने। बेटा पीछे आयंस कैलकुलेट किए थे, याद रखें देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड आयन।
मैट्रिक के अंदर भी पढ़ते हैं ये चीज़ें, 9th क्लास में पढ़ते हैं, आयन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। लेकिन दोबारा याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपने चार्जेस फाइंड आउट करने हैं कि सॉल्यूशन के अंदर एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड के अंदर आपने क्या करना है, 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के अंदर पॉजिटिव चार्जेस को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का होता, बजाय इसके कि 6.14 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 6.14 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है, 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। तो आपको तो कैलकुलेशन 10 ग्राम के लिए करनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ कि 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर हर चीज़ कैलकुलेट करें। 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद कैलकुलेट करें। तो हम कैलकुलेशंस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से, कि पहले एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 3 पॉजिटिव चार्जेस सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 10 ग्राम के अंदर, 10 ग्राम के अंदर फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की तादाद है 6.14 इंटू 10⁻22। तो अब हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मॉलिक्यूल से, गिवन मॉलिक्यूल से। 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.14 इंटू 10⁻22, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.842 इंटू 10⁻23 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस की तादाद कितनी आ गई, 1.842 इंटू 10⁻23। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि आपने ये देखा यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की तादाद 1.842 इंटू 10⁻23 है, पीछे आपको एक फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन्स के ऊपर 3 प्रोटॉन के 3 पॉजिटिव चार्जेस और एक फॉस्फेट के 3 नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था, मैंने एक चीज़ आपको बार बार बताई कि हाइड्रोजन आयंस की तादाद फॉस्फेट आयन से 3 गुना ज़्यादा है। फॉस्फेट आयन की तादाद ये ग्रीन कलर में लिखी है 6.14 इंटू 10⁻22। हाइड्रोजन आयंस की तादाद ब्लू कलर में लिखी हुई है 1.842 इंटू 10⁻23। हाइड्रोजन आयंस की तादाद 3 गुना ज़्यादा है, फॉस्फेट आयंस की तादाद 3 गुना कम है। लेकिन चार्जेस की बात करें तो क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं 1.842 इंटू 10⁻23, तो उतने ही फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, क्योंकि एक फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अगर फॉस्फेट का एक आयन भी होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस की तादाद आप देख सकते हैं 3 है। अगर हाइड्रोजन आयंस 3 गुना ज़्यादा थे तो एक फॉस्फेट के ऊपर आयंस की तादाद 3 गुना है, हाइड्रोजन की निस्बत आयंस की तादाद 3 गुना ज़्यादा है। हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज है लेकिन एक फॉस्फेट के ऊपर 3 चार्जेस हैं। तो इसका मतलब है कि 3 मोल हाइड्रोजन आयंस के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना 1 मोल फॉस्फेट आयन के ऊपर चार्ज होगा। तो इसी तरह से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये बताते हैं कि 6.14 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के अंदर पॉजिटिव चार्जेस की तादाद है 1.842 इंटू 10⁻23। तो इसी हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं, तभी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है और फिर उस मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन के नतीजे में जनरेट होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो कंक्लूड ये किया कि नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस जो कि सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स होंगे वो भी पॉजिटिव चार्जेस की तादाद के बराबर होंगे। दिस विल बी इक्वल टू 1.842 इंटू 10⁻23 नेगेटिव आयंस। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इसके अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए हैं जो थोड़े डिटेल्ड थे, लेकिन घबराना नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पेपर के अंदर सारा डिटेल्ड क्वेश्चन आए। हो सकता है कि आपसे पहले 2 पार्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, हो सकता है आपसे लास्ट 2 पार्ट्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए हैं, लेकिन आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, वो कोई एग्जाम्पल हो, कोई न्यूमेरिकल हो, आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। लेक्चर विज़िट करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर का लेवल ऐसा होता है जब आप मैट्रिक से आते हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंस लगता है किताबों के अंदर। अगर आपको कोई भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछें।
वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इसी तरह से लर्न करते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक के कोटेशन के साथ एज यूजुअल लेक्चर एंड करूँगी। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डोंट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज़, दे वेरी इन देयर डिज़ायर्स टू रीच देयर पोटेंशियल्स। अल्लाह हाफिज़।